गुड मॉर्निंग ऑडियंस। नमस्कार आप सभी को, जो भी इंग्लिश के लर्नर, जो भी हमारे मित्र विद्यार्थी हमारे इस छोटे से वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे पिछले वीडियो में मैंने यह डिस्कस करने का प्रयास किया था कि जब हम इंग्लिश शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं। स्टार्ट इट मीन्स कि जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे हम लोग ABCD हो गया, कॉन्सोनेंट वॉवेल हो गया, या लेटर्स किसे कहते हैं, वर्ड्स किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, और भी कुछ बेसिक बातें मैंने की थी पिछले वीडियो में कि हम लोग इंग्लिश सीखना कहाँ से प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जब हम लोग बेसिक थोड़ी बहुत बातें जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हम इंग्लिश की जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। क्योंकि जब आपको लेटर्स का ज्ञान हो जाता है, अल्फ़ाबेट्स का, तो हम लोग वर्ड का ज्ञान करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं सीधे इस पर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स बनाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर लिखने वाले जो हमारे विद्वान थे उन्होंने ग्रुपिंग किया हुआ है कि जितने भी इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी वर्ड्स हैं सभी कहीं ना कहीं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो कंटेंट्स हैं, जिसे 8 भागों में बांटा गया है, 8 ग्रुप है, ये ग्रुप के अंतर्गत सभी वर्ड्स आ जाते हैं। आप कभी भी एक सेंटेंस लिखकर देखेंगे कि उसमें जो जो वर्ड यूज किए गए हैं कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कोई भी मेडिसिन मांगते हैं तो वो ग्रुपिंग रहता है, इतने बड़े दुकान में इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम रहता है और निकाल करके चुपचाप दे दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस ग्रुप का मेडिसिन इस काउंटर में है। तो इसी तरह से वर्ड का भी एक ग्रुपिंग किया हुआ है कि नाउन के अंतर्गत कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमारा जो 8 ग्रुपिंग किया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, इन्हीं 8 के अंतर्गत जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं आता है। मेरे समझ से ये कहीं ना कहीं एक ग्रामेटिकल वर्ड्स दिया गया है, ग्रामेटिकल नेम दिया गया है, ताकि इस बेस पर आगे के जो ग्रामेटिकल कंटेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको अरेंज किया जा सके और उसको एक वर्ड दिया गया है। चलिए हम लोग आते हैं। तो ये नेचुरली जो भी स्टूडेंट्स होते हैं तो शुरू में जब इंग्लिश शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर तो हम लोग बचपन से रटते आते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर तो ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी बुक में देखेंगे, और चाहे यहाँ भी लिखा हुआ है कि 8 होते हैं और 8 का मैंने हिंदी भी लिख दिया है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप इंग्लिश स्पेशली ग्रामर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हिंदी भी करते जाएं। इससे क्या होगा कि भविष्य में कभी आप कंपटीशन में बैठते हैं तो एक हिंदी का ही पेपर होता है, तो क्या हिंदी का व्याकरण हम अलग से पढ़ें? तो आप इंग्लिश ग्रामर भी यदि ठीक से पढ़े हुए हैं तो हिंदी ग्रामर ज़्यादा अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक होता है जो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लगभग मतलब 60-70-80% मिल जाता है इससे। तो इसीलिए मैं जो भी बताता हूँ कहीं ना कहीं एक हिंदी जरूर कर देता हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में भी ये चीज़ें होती हैं। तो नाउन का हिंदी संज्ञा होता है, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब का क्रिया, एडवर्ब का क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक शब्द कहते हैं, इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक, कंजंक्शन को संयोजक कहते हैं। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में 2-4 बातें बताऊंगा, क्योंकि इसको हम डिटेल एक एक करके देखेंगे। जैसे कि मैंने हेडिंग दे दिया है आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक नाउन। संज्ञा के अंतर्गत, नाउन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उनका जो नाम वाले शब्द हैं, जिनको हम लोग नाम के मतलब हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक नाम दिया गया है, मैं आगे डिटेल में करूँगा, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं उन्हीं के बदले में जो शब्द यूज किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि राम खेलते हैं तो वह खेलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि सीता गाती है तो वह गाती है, तो वह जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रोनाउन है। इस तरह से हम लोग प्रोनाउन जब स्टडी करेंगे तो उस पर हम लोग आएंगे, फिलहाल मैं उस पर अभी नहीं जाना चाह रहा। एडजेक्टिव के अंतर्गत हम विशेषण, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इसको भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वर्ब जो क्रिया होता है, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के बाद एक क्रिया की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रिंसिपल वर्ब और एक्सुअली वर्ब की आवश्यकता होती है। तो उसको हम लोग वर्ब जब स्टडी करेंगे तो उसको हम देखेंगे। एडवर्ब के अंतर्गत भी एक बात यहाँ पर है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण कहते ही लगता है कि क्रिया की विशेषता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
इसका भी एक कंप्लीट डिफिनीशन है, जिसमें क्रिया विशेषण एवं अन्य क्रिया विशेषण तीनों में से किसी की विशेषता बतावे उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ प्रीपोजिशन मैंने दिया है, तो यहाँ जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो प्रीपोजिशन को लोग डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कुछ ग्रामेटिकल कंटेंट्स इतने पढ़ लेंगे कि कम से कम सेंटेंस मेकिंग आ जाए, तब हम लोग प्रीपोजिशन का स्टडी करते हैं। क्योंकि प्रीपोजिशन सबसे बड़ा और सबसे मतलब क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज़ करता है। बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं। अब इसका भी हम लोग स्टडी करेंगे कम से कम 5-6 कंटेंट टॉपिक लेकर के। जैसे शुरू में हम लोग करेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के काइंड्स कितने होते हैं, प्रीपोजिशन का पोजीशन क्या होता है, पोजीशनिंग होता है कि जैसे कभी कभी देखे होंगे आप लोग सेंटेंस में कि प्रीपोजिशन को शुरू में यूज़ कर देते हैं, कभी बीच में, कभी अंत में, तो उसका भी टर्म्स कंडीशन है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो टाइम के लिए, मतलब जो समय के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं उनके लिए अलग हमारा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कि प्रत्येक प्रीपोजिशन का वेरियस यूजेज होते हैं। जैसे मान लीजिए हम टू का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, विथ का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, विदाउट का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, अगेंस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फॉर का कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जिनका हम लोग सामान्य स्तर पर जनरल यूज देखते हैं, तो उसका हम लोग वेरियस यूजेज पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो लगभग मतलब कि 38 से 40 लगभग प्रीपोजिशंस का हम लोग वेरियस यूजेज पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं कि मीनिंग सेम है लेकिन उसका डिफरेंट यूजेज है। जैसे इन हो गया, इनटू हो गया, तो इन इनटू में क्या अंतर है। जैसे हो गया एमोंग हो गया, एमोंगस्ट हो गया, एमिडस्ट हो गया, सबका हिंदी बीच में होता है, तो आखिर उसका अंतर क्या है। इस तरह से प्रीपोजिशन में कुछ ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दोनों देखने में एक जैसे हैं, मीनिंग भी सेम होता है लेकिन उन लोगों का यूजेज अलग अलग होता है। तो हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कुछ। इसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स के जैसे यूज होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स के माध्यम से जो प्रीपोजिशन का स्टडी करते हैं वो सबसे मतलब कि बेनिफिटेड होता है, क्योंकि हम अधिकांश सेंटेंस में देखते हैं कि जो भी प्रीपोजिशंस हैं वो कहीं ना कहीं आइडियम्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड होते हैं। तो उनको हम लोग स्टडी करेंगे, तो उस समय हम लोग देखेंगे। और फिलहाल हम लोग प्रीपोजिशन का इतना ही जानेंगे कि प्रीपोजिशन कहते किसको हैं। मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंजंक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन कभी कभी किसी बुक में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा रहता है और कंजंक्शन ऊपर लिखा रहता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एडवर्ब तक कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नाउन के बाद ही हम प्रोनाउन पढ़ सकते हैं। और नाउन प्रोनाउन यदि स्टडी कर लेते हैं तभी हम, चूँकि नाउन प्रोनाउन का ही विशेषता बताते हैं तो विशेषण होता है, तो ये दोनों को हम स्टडी करने के बाद ही हम प्री एडजेक्टिव पढ़ सकते हैं। वर्ब पढ़ेंगे इसके बाद ही एडवर्ब पढ़ सकते हैं, इसलिए ये 5 तक कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद तीनों में से प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन कहीं हम इसको रखें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कंजंक्शन को लास्ट में इसलिए लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम और 2 टॉपिक निकालेंगे, तो उस समय हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे जब कंजंक्शन की बात करेंगे। तो इंटरजेक्शन कहते हैं जैसे हम लोग कोई भी एक्सप्रेशनल वर्ड होता है। जैसे हम लोग कभी देखते हैं कुछ चीज़, जैसे आश्चर्य करते हैं, वाह, आहा, ओहो बोलते हैं। जैसे घृणा करते कहते हैं छी छी। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशनल, जो दुख होता है ओह, अलाश, आह बोलते हैं। जैसे खुशी मनाते हैं हिप हिप, हुर्रा। इस तरह से जो वर्ड यूज निकलते हैं सडनली एक्सप्रेशन के लिए, तो वैसे वर्ड्स को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। वैसे भी इसको हम लोग डिटेल करेंगे। तो इस तरह से संयोजक होता है कि जो वर्ड्स को, क्लाउजेज को या सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने के लिए यूज़ किया जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं एंड, बट, दैट, अनलेस, व्हाट, वेयर, विच, तो कहीं ना कहीं क्लाउजेज को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो कंजंक्शन होता है। तो इसका भी हम लोग जब इसको हेडिंग देकर हम लोग स्टडी करेंगे तो पूरा डिटेल किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उसी को ये कहीं ना कहीं ग्रुपिंग किया हुआ है। तो इसको हम लोग स्टडी करना बहुत ही कंपलसरी है ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से, क्योंकि जब तक ये आपका मजबूत नहीं है तो आगे के जो ग्रामर के कंटेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। बहुत सारे हम लोग ट्यूशन कोचिंग में देखते हैं कि जो टीचर होते हैं शुरू कर देते हैं, बच्चे जब पढ़ने जाते हैं टेंस से ही, चाहे टाइम एंड टेंस से ही, एडजेक्ट डिग्री से ही, कहीं से शुरू कर देते हैं। तो मेरे समझ से यह सही नहीं है। यदि बच्चे थोड़ा बहुत जानकारी पहले से रखे भी हुए होंगे तो कहीं ना कहीं इसको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, उसका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हम पहला टॉपिक लिए हैं इसका, नाउन। नाउन किसे कहते हैं? हम लोग बचपन से ही बच्चा रटते आता है नाउन संज्ञा
किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति या स्थान भाव इत्यादि को संज्ञा, ऐसे जल्दबाजी में बच्चे रट लेते हैं, बोल देते हैं, लेकिन यहाँ समझना जरूरी होता है। जैसा दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं तो सभी को संज्ञा कैसे कहेंगे, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहेंगे। हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक नाम होता है। तो वर्ड तो बहुत होते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो नाम वाले शब्द हैं उसी को कहते हैं। तो ऐसे हम लोग कह दें कि दुनिया के हर चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तब ग्रामर लिखने वालों ने उसको बड़ा बढ़िया से अरेंज किया कि आखिर दुनिया में क्या क्या चीज़ होते हैं, क्यों उसको ग्रुपिंग कर दिया जाए। तो पहला हमने वर्ड देखिए, इसीलिए मैंने हम इसको एरो दे करके लिख दिया है, पर्सन्स। पर्सन्स में आपका आ जाएगा व्यक्ति, जैसे आदमी, औरत, लड़का, लड़की सब आ जाएगा। तो मैंने व्यक्ति, इंसान, तो कहीं ना कहीं पर्सन्स के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी इंसान होंगे, कोई व्यक्ति होंगे, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। ये याद करने का चीज़ है। दूसरा चीज़ कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुपिंग मैंने उसको अरेंज कर दिया ताकि याद करने में सुविधा होगी। प्लेसेस, हर स्थान का भी नाम होता है। कोई भी प्लेस ले लीजिए, यहाँ तक गली मोहल्ला देखते हैं कि हर मोहल्ला गली का भी नाम हो जाता है। ठीक है, तो शहर हो, चाहे कोई देश हो, कोई स्टेट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, उसका भी नाम होता है, तो उस जगह का नाम को संज्ञा कहते हैं। आइडियाज़ और फीलिंग्स, यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आप मतलब पढ़े होंगे। आइडियाज़ मतलब भाव एहसास को, जिसको हम लोग छूते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, लेकिन महसूस करने की चीज़ें होती है। वैसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं। हम लोग एक काइंड्स में आकर के डिटेल कर लेंगे। और यहाँ पर लास्ट में मैंने लिखा ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स मीन्स जो भी छूटा उटा होगा, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो नाम वाले हैं, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो बच्चे क्या बोलते हैं जल्दबाजी में, किसी व्यक्ति, स्थान, नाम, मतलब इस कंटेंट में भी नाम डाल देते हैं, तो वो गलत करते हैं। मतलब ये बोलना था किसी व्यक्ति, जीव जंतु, प्लांट्स जो पौधे, स्थान, भाव एहसास एवं सभी वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को इधर बोलना है, मतलब कि संज्ञा का मीनिंग ही होता है नाम। यह ग्रामेटिकल नाम है और ये सिंपल सा वर्ड है, तो कहीं ना कहीं नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसीलिए मैंने डिफिनीशन यहाँ पर लिखा है। डिफिनीशन लिखने से पहले मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया ताकि समझने में, बच्चों को समझने में बहुत सुविधा होगी कि व्यक्ति के नाम को, जीव जंतु पौधों के नाम को, स्थान के नाम को, भाव एहसास के नाम को, इन सभी वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। और देखिए परिभाषा कैसे लिखा गया है, नाउन इज़ द नेम। देखिए डिफिनीशन यही कंप्लीट हो जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो। इज़ द का प्रयोग आगे जाकर के स्टैंडर्ड ग्रामर में पढ़ेंगे आप कि इज़ द का प्रयोग हम जोर डालने के लिए कहते हैं। यह कहता है कि नाउन इज़ द मतलब नाम ही संज्ञा है। अब नहीं समझे तो यहाँ पर एक पीछे से लगा दिया, ऑफ ए पर्सन किसी व्यक्ति को, एनिमल किसी पशु का नाम, प्लांट किसी पौधे का नाम, प्लेस मतलब किसी स्थान का नाम, आइडिया और फीलिंग मतलब भाव एहसास का नाम एवं वस्तुओं के नाम। तो इसको हम लोग जो यहाँ पर लिखे हैं उसी चीज़ को नाउन इज द नेम लिखने के बाद हम इसको अरेंज कर दें, हमारा डिफिनीशन कंप्लीट। रटने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे कहीं डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप रट सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे में शॉर्ट में लिख दिया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब नाम वाले शब्द को किसी भी, मतलब यहाँ पर ए लगा देते हैं, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक संज्ञा जो होता है ना कहीं एक नाम वाले शब्द को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डिफिनीशन पर ज़्यादा नहीं जाते, इतना समझ गए तो मेरे समझ से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काइंड से ही हम संज्ञा को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि काइंड्स 5 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अनअब्स्ट्रैक्ट नाउन। इधर जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है पहले से ही। कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में किसी स्टूडेंट को कभी भी यह समझने के लिए कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, यह परिभाषा कहीं नहीं आता है, लेकिन आपको समझना होगा। बहुत सारी ऐसे चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलते हैं जब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा लिखेंगे ना उतना पेचीदा दिमाग में बढ़ जाएगा, दिमाग खोलने लगेगा। मेरे समझ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लिखने का मतलब कि उसको इतना ही लिखिए कि हाँ कभी हो सकता है कि दिमाग से उतर जाए, लेकिन चाहे कुछ समझने के लिए। और पूरा का पूरा वृत्तांत लिखेंगे तो बहुत पकाऊ टाइप का हो जाएगा और वो अस्थायी दिमाग में नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने उसको, मैं जो भी बनाता हूँ नोट्स चाहे जो भी करता हूँ, ताकि इस तरह से कि वो बस मेरे को हिंट काफ़ी मिल जाए। जैसे प्रॉपर नाउन हो गया पहला, प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चे क्या समझते हैं कि व्यक्ति विशेष को ही संज्ञा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर नाउन कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल होता है, मतलब कि निजी, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव जंतु का जो निजी नाम है, मतलब कि उसका पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन है, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप देख लीजिए, ये दूसरे तरह से आप देख सकते हैं कि जो दुनिया में एक हो, माने जो नाम एक के लिए लागू हो,
एक के लिए लागू हो उसी का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मोहन हो गया, तो मोहन कहते हैं एक लड़का का बोध होता है, एक लड़का का नाम है, लेकिन मोहन क्या है, एक लड़का है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, बॉय है यहाँ पर, इसलिए मैंने जानबूझ के इसका मैंने कॉमन नाउन लिखा है। लड़का का नाम लेते हैं, किसी भी लड़का का नाम लेते हैं तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन वो है क्या, तो एक बॉय है, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्लर्क है, जो उसका जो एक प्रोफेशन चाहे जो उसकी जो क्या है वो वो एक जातिवाचक यानी कॉमन नाउन हो जाता है। इंडिया जैसे है तो इंडिया कंट्री है, तो इंडिया तो एक ही है दुनिया में, वो तो एक देश का नाम है, तो इंडिया हो गया प्रॉपर, लेकिन इंडिया क्या है, कंट्री, तो कंट्री जो वर्ड हुआ वो कॉमन हो गया। कॉमन इसलिए हो गया कि बहुत सारे कंट्री होते हैं। जैसे हम लोग एक यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, चलिए पहले आगे देख लेते हैं। पटना हो गया, पटना भी एक है प्रॉपर, लेकिन पटना है क्या, टाउन। मैंने जानबूझकर कि इसका कॉमन लिखा है ताकि बच्चों को समझने में, कंपेयर करने में सुविधा होगी, ताकि वो प्रॉपर और कॉमन में जो कन्फ्यूजन बना रहता है वो क्लियर हो जाए। मैंने जानबूझ के यहाँ मोहन के बदले में यहाँ बॉय लिखा, क्योंकि मोहन क्या है तो बॉय है, इंडिया क्या है तो कंट्री है। तो कंट्री एक बहुत सारे कंट्री होते हैं हमारे विश्व में, लगभग अबाउट 300 लगभग होंगे, तो कंट्री तो बहुत है, लेकिन इंडिया तो एक ही है। यहाँ पर अमेरिका भी रख सकते हैं, या पाकिस्तान रख सकते हैं, या बांग्लादेश रख सकते हैं, चाइना रख सकते, कोई भी, मतलब कहीं ना कहीं यदि एक कंट्री का नाम रखते हैं वो प्रॉपर हो जाता है। और कंट्री जो वर्ड होता है वो कॉमन होता है। जैसे बॉय तो बहुत होते हैं, लेकिन मोहन तो एक ही ना है। इस तरह से मतलब पटना भी एक ही है, लेकिन पटना है क्या, टाउन है, सिटी है, कैपिटल्स है, ये भी सब कॉमन नाउन हो जाएंगे। यदि कैपिटल्स कहें, टाउन कहें, सिटी कहें, तो ये कॉमन नाउन हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर रामायण लिखे हैं, द रामायण एक एपिक का नाम है, तो एपिक तो बहुत होते हैं, महाभारत, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान है, तो इस तरह से एपिक बहुत हैं, लेकिन रामायण तो एक ही है ना। उसका जो निजी नाम है एपिक का, तो रामायण है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रॉपर में लाएंगे। जैसे बिहार है, वो स्टेट का नाम है, स्टेट तो बहुत होते हैं, लेकिन बिहार तो अकेले सिंगल है, इसलिए प्रॉपर हो गया। उसी तरह से रिवर का मैंने नाम यमुना लिख दिया है। रिवर, जितने भी रिवर का नाम होंगे वो सब प्रॉपर में आ जाएंगे, लेकिन रिवर जो वर्ड हुआ है वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। तो इस तरह से मैंने दोनों का यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी कर दिया, ताकि प्रॉपर में और कॉमन में कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो। अब आते हैं, जैसे यहाँ कॉमन में थोड़ा सा एक चीज़ रहता है कि आप ये भी जान लें, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 2x² + x, तो क्या करते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x + 1 कर देते हैं, तो x दोनों में शामिल है। तो इस तरह से कॉमन निकालने का मतलब कि कॉमन ऐसा चीज़ कि सिर्फ मेरे पर लागू नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर क्या मैं ही हूँ, टीचर तो बहुत होते हैं, तो मेरे लिए टीचर जो वर्ड है कॉमन हो गया, तो वो कॉमन नाउन है। ऐसे भी इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कॉमन को। तो लेकिन मेरा जो नाम है तो वो मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव, देखिए ये सब आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। कलेक्टिव, इस वर्ड में ही कलेक्शन छुपा हुआ है, कलेक्ट से ही कलेक्टिव बना हुआ है, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ड यहाँ कलेक्शन का एक मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा बच्चों को, जो समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मतलब महसूस करते हैं कि यदि हम प्लूरल कर दें, बॉयज़ कर दें, स्टूडेंट्स कर दें, तो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो सिंगुलर भी रहे ना तो कहीं ना कहीं एक समूह का, एक कलेक्शन का एक मतलब कि एक उसका जो दिखाए। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं आर्मी, सेना, तो सेना तो कहते ही लगता है कि उसमें भीड़ भड़ का एक समूह का एक बोध होता है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं टीम, टीम कहते हैं, टीम क्या एक आदमी से बनता है, टीम कहते ही लगता है कि एक माने एक समूह है, ग्रुप है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं फैमिली, फैमिली कहते हैं एक आदमी से फैमिली बनता नहीं है, उसमें माता पिता, दादा दादी, बच्चे, भाई बहन, जो भी बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, तो पूरा मिला करके फैमिली बनता है। कमिटी, कमिटी कहते हैं समिति, समिति तो एक आदमी से नहीं बनता है, कमिटी कोई भी। तो इस तरह से हम लोग मॉब, मैंने देखिए आप ध्यान से देखेंगे मैंने किसी को प्लूरल में नहीं लिखा है। अब टीम का टीम्स भी कर सकते हैं, फैमिलीज भी कर सकते हैं, कमिटीज भी कर सकते हैं, मॉब्स, लेकिन मैंने प्लूरल नहीं लिखा, मैंने सिंगुलर ही लिखा है। तो सिंगुलर ही रहेगा और इसमें कहीं ना कहीं एक प्लूरल का एक संकेत रहेगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा से मिलकर बना है, अकेले बना है लेकिन ज़्यादा से मिलकर बना है, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बंच, गुच्छा, चाहे चाबी का गुच्छा हो, चाहे अंगूर का हो, चाहे लीची का हो, तो कहीं ना कहीं बंच जो वर्ड है वो गुच्छा का मतलब होता है, चाहे कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा रहते हैं, तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक मतलब ही भीड़ समूह होता है, आर्मी तो सेना इनमें का है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक समूह का, एक ग्रुप का, एक कहीं ना कहीं उसमें प्लूरल का संकेत होता है। वो प्लूरल होता नहीं, प्लूरल का संकेत होता है कि उसमें एक नहीं ज़्यादा मिलकर बने हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल में सीधे आते हैं। मटेरियल में ऐसी चीज़ें, आप दिमाग से चले जाइए किसी किराना स्टोर में, जनरल स्टोर में, जिस चीज़ों को नाप या तौल को बेचा जाता है, मार्केट में दिमाग ले जाइए, किराना स्टोर क्या कोई भी चीज़ मार्केट में यदि नाप तौल को बेचा जाए, गिन कर नहीं, बस इतना थोड़ा सा बात याद रखना होगा कि गिनने वाला चीज़ को नहीं, गिनने वाले चल जाते हैं कॉमन में, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों को जो हमारे शॉपकीपर होते हैं वो नाप या तौल के बेच रहे हैं, नाप करके या तौल करके, वो हमारा मटेरियल नाउन में आता है। इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, ऑयल, घी, पल्स, ऑयल जान ही रहे, घी जान ही रहे हैं,
पल्स दाल, व्हीट मतलब होता है गेहूँ, और शुगर चीनी, राइस चावल, मिल्क मतलब दूध, और यहाँ पर क्या लिखे हैं गोल्ड सोना। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देखें और समझें कि कहीं ना कहीं नाप और या तौल के बेचा जाता है, गिन कर नहीं बेचा जाता है, इसलिए इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको नाउन से और एडजेक्टिव से मिलता जुलता होंगे, जो कन्फ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। ये भी जानना है, ज़रूरी है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ग्रेट है, तो ग्रेट तो एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन ग्रेटनेस, महानता, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे गुड होता है, तो गुड होता है अच्छा, एडजेक्टिव होता है, लेकिन गुडनेस अच्छाई, महान महानता, अच्छा अच्छाई, अंतर है। जैसे ईमानदार विशेषण है, लेकिन ईमानदारी ये हो जाता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम लिखने स्वीटनेस, स्वीट तो मीठा, कोई भी चीज़ें हैं, माने जैसे आम हो चाहे मिठाई हो, कोई भी स्वीट है तो वो मीठा है, तो एडजेक्टिव होगा, उसकी विशेषता है, मीठा है कि तीता है। लेकिन मीठापन, तीतापन, खरापन, ये सब जो होता है ना, वो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चाइल्डहुड, चाइल्ड कहेंगे तो नाउन हो जाएगा, लेकिन चाइल्डहुड मतलब बचपना, यूथ जवानी, ऑनेस्टी ईमानदारी, पॉवर्टी गरीबी, एक तरह से भाव है। गरीब और गरीबी में अंतर है। गरीब पुअर होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन गरीबी जो होता है ना, वो हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को समझना पड़ेगा थोड़ा। जो समझने वाला चीज़ है मैं थोड़ा संकेत कर देता हूँ, ताकि आप जा करके किसी बुक में भी स्टडी कर सकते हैं। यदि मेरी बातों से लगता है कि मैंने कन्फ्यूजन दूर हो गया देन ओके, अदरवाइज कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मतलब जो मेरे वीडियो जो लोड होता है आप नीचे में कमेंट में लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस तरह से हमारा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ऑब्स्ट्रैक्ट। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक कुछ नई बुक्स आ रही हैं मार्केट में, या कुछ चीज़ें ये आपको नेट पर चाहे कहीं देखेंगे कि कहा जाता है कि नाउन पहले 5 होता था, अब 3 हो रहा है। एक स्टूडेंट मेरा, मैं पढ़ा रहा था जब इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का मैं क्लास ले रहा था, तो एक स्टूडेंट बोले कि सर पहले 5 होता था, अब 3 होता है। तो उसको मैं उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पहले बात कुछ नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ डिराइव किया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफाई किया जाता है। जैसे इन 5 को पढ़े बगैर आप नाउन के काइंड्स को या नाउन को ठीक से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए 5 को जानना पहले ज़रूरी है। और उसके बाद बताता हूँ कि वो 3 कैसे हो गए। 3 को बाद में लिखा गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया। प्रॉपर, ये पहला, इसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वो बहुत बड़ा रिसर्च नहीं हो गया, ये समझने का चीज़ है कि गिनने की जहाँ तक बात आएगी तो सिर्फ हम कॉमन और कलेक्टिव को ही गिनते हैं, हम इसको तो गिनते नहीं। मैंने जैसे डिफिनीशन में ही कह दिया है कि मटेरियल जिसको नाप तोल कर बेचते हैं या खरीदते हैं, गिनते नहीं हैं, तो क्लियर होगा कि अनकाउंटेबल हो गया। मतलब कि मटेरियल, और इसको गिन तो नहीं सकते हैं, महानता, अच्छाई, बुराई, अपनापन, मीठापन, तीतापन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब तो गिन नहीं सकते हैं। एक समझने का चीज़ है, अनकाउंटेबल है। तो स्वाभाविक है, नेचुरली कि हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल को हम गिनते नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल हो गया है। और कॉमन और कलेक्टिव ये हो जाता है काउंटेबल नाउन। तो ये प्रॉपर तो एक है ही, आप समझ सकते हैं कि मैंने कहा कि जो एक पर लागू हो, तो ये प्रॉपर हो गया। और ये कॉमन और कलेक्टिव ये दोनों काउंटेबल में आता है, और मटेरियल और ऑब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल में आता है। इसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो ऐसा बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है, ये समझने का चीज़ है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो आप इसका हिंदी भी समझते हैं कि काउंटेबल का हिंदी होता है कि गिनने योग्य, और अनकाउंटेबल नहीं गिनने योग्य। तो मैंने यहाँ जब डिस्कस कर रहा था मैंने क्लियर कर दिया कि इसको बॉय को तो गिन सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे वर्ग कक्षा में 10 बॉय हैं, तो 10 या 15 जो भी जितनी भी संख्या में हो उसको गिन सकते हैं, लेकिन इसको तो नहीं गिन सकते हैं। किसी के महानता को तो गिन नहीं सकते हैं ना, किसी की अच्छाई को तो गिन नहीं सकते हैं। ये हम चीनी और राइस, घी, पल्स क्या गिन के बेचा या खरीदा जाता है? नहीं। तो ये समझने का चीज़ है कि मटेरियल और ऑब्स्ट्रैक्ट को हम गिन नहीं सकते हैं, और कलेक्टिव और कॉमन को गिनते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर तो एक है ही है। तो प्रॉपर, काउंटेबल, ये दोनों को कहते हैं काउंटेबल, इन दोनों को हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल। इस तरह से आपका 5 काइंड्स क्लियर होता है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग सोचते हैं कि तो बचपन में पढ़ने वाली चीज़ें हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। जैसे मैंने आर्टिकल में मैंने एक दिन डिस्कस किया था, उसमें कहा था कि हम आर्टिकल का यूज जो करते हैं सिर्फ काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, तो वहीं कॉमन और कलेक्टिव के नाउन के पहले। कंपटीशन में भी आते हैं कि विच इज़ नॉट कलेक्टिव नाउन, अच्छा एगो ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो इतना क्लियर रहे कि मतलब कि यू मे बी कैपेबल टू फाइंड आउट विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप कम से कम प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ऑब्स्ट्रैक्ट मटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट को क्लियरली एकदम क्लियर रहें कि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आज मैंने सिर्फ नाउन पर डिस्कस किया। इसके अंतर्गत मतलब ये स्टडी द 4 टॉपिक्स अंडर नाउन,
दीज आर नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। अभी मैं लंबा वीडियो नहीं कर सकता, तो मैं नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर, जेंडर, पर्सन, केस पर डिस्कस करूंगा और उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और किसको हम लोग, जैसे नंबर हो गया तो नंबर को हम कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं या कैसे कैसे वर्ड को किस प्रकार से प्लूरल में लिखते हैं। जेंडर 4 होते हैं तो चारों को हम कैसे मैंने आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि कॉमन है कि न्यूट्रल जेंडर है, तो उसके भी तरीके हैं एक एक चीज़ के। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे मतलब कि जो भी जानकारी है मेरे को उसको बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, उनके लिए मैं फैसिलिटेट कर सकूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए, इसके लिए मैं यहाँ पर इसको फ़िलहाल मैं स्टॉप करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और इस तरह के मैं जितने भी आगे कंटेंट होंगे ग्रामर के, मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा सोशल मीडिया पर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मेरा मेहनत है ये उन बच्चों तक जाए जो कहीं ट्यूशन से पढ़ने में या परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही है, तो वो वीडियो वहाँ जाएंगे, वो देखेंगे तो कम से कम उनको याद हो जाएगा, समझेंगे। एक बार में नहीं होता, वीडियो तो ऐसा चीज़ है कि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चला कर देख सकते हैं। किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हैं तो वो एक बार ही जो बता दिए, या मैक्सिमम करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे 2 बार करेंगे, 10 बार 15 बार तो बताएंगे नहीं। आप इनको अनेकों बार देख सकते हैं। जितना बार बच्चे देखेंगे, जब तक कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ वो तब तक देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।